हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गोवा में INS विक्रांत पर सवार होकर देखेंगी समुद्री अभियान। भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुवार को गोवा में डे एट सी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। यह जानकारी कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों की परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी INS हंसा पर उनकी आगवानी करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर समुद्र में नौसेना के अभियानों को देखेंगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी INS हंसा गोवा में नौसेना वायु स्टेशन है पर उनकी आगमनी करेंगे। वहाँ पर आएंगे। राष्ट्रपति को 150 जवानों का दल औपचारिक सलामी देगा। IFFI 2024 में फिल्म बाजार के व्यूइंग रूम में दिखाई जाएंगी 208 फिल्में। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा। व्यूइंग रूम 21 से 24 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। इस साल की व्यूइंग रूम लाइब्रेरी में 208 फिल्में देखने की उपलब्ध होंगी, जिनमें से 145 फीचर फिल्में, 23 माध्यम अवधि की फिल्में और 30 लघु फिल्में हैं। इसके साथ ही 18वां फिल्म बाजार भी 20 से 24 नवंबर तक चलेगा, जो फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग के पेशेवरों को आपस में जुड़ने, सहयोग करने और अपनी कला प्रदर्शित करने के व्यापक मंच प्रदान करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस साल व्यूइंग रूम मैरियट रिजॉर्ट में आ गया है, जिसमें भारत और दक्षिण एशिया की बेहतरीन गुणवत्ता वाली फिल्मों की एक समृद्ध श्रृंखला है। फिल्मों के वितरण और उन्हें फाइनेंस करने की तलाश कर रहे फिल्म निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया। व्यूइंग रूम उन फिल्मों को प्रदर्शित करेगा जो पूरी हो चुकी हैं या बनने की अंतिम चरण में हैं। इससे वैश्विक स्तर पर फिल्म प्रोग्रामर, वितरक, बिक्री एजेंट और निवेशकों को आपस में जुड़ने का मौका मिलेगा। व्यूइंग रूम 21 से 24 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा। छठ पूजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारे पूजा की अनुमति देने से किया इनकार। यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति देने के लिए एक जनहित याचिका PIL दाखिल की गई थी, जिसमें इस पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी गई। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई भी निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यमुना नदी के गंभीर प्रदूषण का हवाला देते हुए कहा कि नदी में पूजा करने की अनुमति देने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हाल ही में एक मामले का जिक्र करते हुए अदालत ने बताया कि एक व्यक्ति ने प्रदूषित पानी में डुबकी लगाई थी और इसके बाद बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। छठ पूजा के लिए लगभग 1000 वैकल्पिक स्थानों को निर्धारित किया गया है। अदालत ने यह भी बताया कि पूजा के लगभग 1000 वैकल्पिक स्थानों को निर्धारित किया गया है, जहां उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके चलते अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अन्य घाट और निर्धारित स्थान हैं जहां लोग सुरक्षित रूप से पूजा कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि यमुना नदी में उच्च प्रदूषण स्तर के कारण प्रतिबंध लगाया गया है और चेतावनी दी कि इस जहरीले पानी में स्नान करने से लोग बीमार हो सकते हैं। मंत्रिमंडल ने 2024-25 में भारतीय खाद्य निगम 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी लगाने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA ने भारतीय खाद्य निगम FCI में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी डालने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और देश भर में किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन करने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। FCI ने अपनी यात्रा 1964 में शुरू की। FCI ने अपनी यात्रा 1964 में शुरू की थी। 100 करोड़ रुपए की इक्विटी, 4 करोड़ रुपए FCI के परिचालन में कई गुना वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप अधिकृत पूंजी की वृद्धि हुई है। 11,000 करोड़ रुपए फरवरी 2023 में FCI की इक्विटी 21,000 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2019-20 में 4,496 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।
वित्त वर्ष 2023-24 में 10,157 करोड़ रुपए की इक्विटी को मंजूरी दी गई है। एफसीआई के लिए एक 10,700 करोड़ रुपए जो भी इस वित्तीय वर्ष से मजबूत करेंगे और इसके परिवर्तन के लिए की गई पहलों को बढ़ावा देंगे। कैबिनेट ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। सस्ते एजुकेशन लोन पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। इस पहल के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों को बिना गारंटर यानी कि कोलेट्रल के ऋण प्राप्त हो सकेगा। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये घोषणा की है। 8 लाख सालाना आय वाले छात्रों को ब्याज में 3% की छूट। पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल से कर सकेंगे आवेदन। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत हर साल लगभग 1 लाख छात्र अपनी पढ़ाई के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है, उन्हें 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। आईसीजी ने डिजिटल कोस्ट गार्ड के टायर 3 डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। भारतीय तटरक्षक बल के उपनिदेशक, नीति एवं योजना महानिरीक्षक आईजी आनंद प्रकाश बोडला ने 5 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के महिपालपुर में प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड डीसीजी के टायर 3 डाटा सेंटर की आधारशिला रखी। आईसीजी के प्रशासनिक कामकाज को महत्वपूर्ण सहयोग देने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस प्रोजेक्ट डीसीजी का टायर 3 डाटा सेंटर सभी अनुप्रयोगों और महत्वपूर्ण आईटी संसाधनों की निगरानी और प्रशासन के लिए मस्तिष्क केंद्र के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल 10 नवंबर तक पंजीकरण के लिए है खुला। 280 कंपनियों ने दिए 1,27,000 इंटर्नशिप ऑफर। वित्त मंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत 21 से 24 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। युवाओं के लिए यह पोर्टल 10 नवंबर तक पंजीकरण के लिए खुला हुआ है। योजना के तहत भारत की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने तक इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। इस योजना की शुरुआत 2 दिसंबर से होगी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक लगभग 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस योजना की शुरुआत 2 दिसंबर से पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत इंटर्नशिप के लिए होगी। इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। इस योजना को कॉर्पोरेट मंत्रालय के विकसित पोर्टल pminternship.mca.government.login के जरिए लागू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए पोस्ट किया। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसे कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। कर्नाटक पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क में नए मेहमानों का स्वागत। कर्नाटक के मंगलूर पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर में से 7 नए जानवर लाए गए हैं। पार्क के इन नए मेहमानों में एक एशियाई शेर, एक भेड़िया, 2 घड़ियाल मगरमच्छ, एक सिल्वर फिजेंट और 2 पीले गोल्डन फिजेंट शामिल हैं। इसके बदले में पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क ने नंदनकानन चिड़ियाघर को एक जंगली कुत्ता, 4 रेटिकुलेटेड अजगर, 2 ब्राह्मणी चील, 3 एशियाई पाम सिवेट और 2 बड़े बुगले भेजे हैं। नए पशु पक्षियों को 15 दिनों की क्वारंटाइन अवधि में रखा जाएगा। पिपलीकुला बायोलॉजिकल पार्क के निदेशक एच जयशंकर भंडारी ने बताया, नए आए जानवरों, सरीसृपों और पक्षियों को 15 दिनों की क्वारंटाइन अवधि में रखा जाएगा, जहां उन्हें जरूरी टीके और उपचार दिए जाएंगे ताकि वे नए वातावरण में आसानी से ढल सकें। इस अवधि के बाद जनता इन अद्भुत प्राणियों को देख सकेगी। भारत अमेरिका के बीच दिल्ली में हुई 21वीं सैन्य सहयोग बैठक, रक्षा सहयोग को मिलेगा बढ़ावा।
भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MCG की 21वीं बैठक बीते बुधवार को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जोशुआ M रूड ने की। बैठक के दौरान भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। गौरतलब है कि भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह को रणनीतिक और संचालन स्तरों पर मुख्यालय, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के बीच नियमित वार्ताओं के माध्यम से रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। भारतीय मानव इतिहास को प्रभावित करने में जलवायु की भूमिका पर अध्ययन करने की जरूरत। पिछले 2000 वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप में मानव इतिहास को आकार देने में जलवायु संचालित कृषि परिवर्तनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हाल के अध्ययनों से पता चलता है, जिसमें पराग और मल्टीप्रॉक्सी अध्ययनों की मदद से पोलियो क्लाइमेट रिकॉर्ड से गंगा तट पर वनस्पति पैटर्न का पता लगाया गया है। यह शोध भविष्य के प्रभावों की बेहतर भविष्यवाणी करने के लिए जलवायु पैटर्न को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। मध्य गंगा मैदान CGP के में पिछले होलसीन लगभग 2500 वर्ष के लिए पैलियो क्लाइमेट रिकॉर्ड की अत्यधिक कमी है, जो इस क्षेत्र में पिछले जलवायु पैटर्न को समझने में एक महत्वपूर्ण शोध अंतराल को उजागर करता है। जलवायु गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वतंत्र संस्थान BSIP के वैज्ञानिकों ने ऐतिहासिक जलवायु गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने के लिए विशेष रूप से भारतीय ग्रीष्मकाल मानसून ISM के संबंध में पैलियो क्लाइमेटिक तरीकों की खोज की है। भारत ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान किया। मानवाधिकारों का प्रबल पक्षधर ओम बिरला ने ये बात कही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को संसद भवन परिसर में नए आपराधिक कानूनों पर ICPS द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 83 देशों के 135 प्रतिभागियों को संबोधित किया। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून सदन और स्थायी समिति में विस्तृत विचार विमर्श और जनभागीदारी के बाद पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों आपराधिक कानून समकालीन समाज की चुनौतियों और आशाओं के अनुरूप हैं। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि टेक्नोलॉजी और अपराधों के स्वरूप में बदलावों के अनुरूप इन कानूनों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत का कानून अंतिम व्यक्ति को न्याय का अधिकार देता है और आम जनता न्यायाधीश को भगवान के रूप में देखती है। उन्होंने आगे कहा कि न्याय पर जनता का अति विश्वास है, जो 45 वर्षों की यात्रा में और अधिक मजबूत हुआ है। बिरला ने कहा कि आज के वैश्विक माहौल में एक दूसरे के देशों के कानूनी ढांचे और मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है। इससे राजनयिक दक्षता और राष्ट्रों के बीच आपसी समझ बढ़ती है। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए औपचारिक रूप में लगाई बोली। म्यास स्रोत। भारत ने आधिकारिक रूप से देश में 2036 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी के लिए इच्छा जताई है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के शोध के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ ने 1 अक्टूबर को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भावी मेजबान आयोग को इस संबंध में एक आशय पत्र भेजा है, जिसमें 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी में भारत की रुचि व्यक्त की गई है। ज्ञात हो, भारत ने हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान का समापन 5 कांस्य और 1 रजत सहित 6 पदकों के साथ किया था। 2036 संस्करण की मेजबानी के लिए सितंबर में PM मोदी ने कही थी ये बात। भारत लंबे समय से 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की इच्छा जता रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौक़ों पर इस बारे में अपनी राय रखी और अपने इरादे जाहिर किए। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ओलंपिक खेलों के 2036 संस्करण की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अल्जीरिया के साथ रक्षा सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौता करके भारत लौटे CDS। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान अल्जीरिया के साथ रक्षा सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौता करके मंगलवार को भारत लौटे। CDS जनरल अनिल चौहान पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के 4 दिवसीय दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत अल्जीरिया संबंधों को और सशक्त करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा थी यह यात्रा भारत अल्जीरिया संबंधों को और सशक्त करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा थी, जिसमें हाल के वर्षों में विशेष रूप से व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। CDS जनरल चौहान 31 अक्टूबर को यात्रा पर गए थे और 3 नवंबर तक की आधिकारिक यात्रा के दौरान
अल्जीरियाई सैन्य नेतृत्व से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर किए गए हस्ताक्षर। इस दौरान जनरल अनिल चौहान और उनके समकक्ष अल्जीरियाई पीपल्स नेशनल आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सईद चाहनी गिरहा ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता न केवल द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में एक कदम आगे माना जा रहा है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहभागिता की नींव भी रखता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत आटा भारत चावल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज मंगलवार को यहाँ राज्य मंत्री BL वर्मा की उपस्थिति में NCCF, नेफेड और केंद्रीय भंडार की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर भारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उपभोक्ताओं को 30 रुपये किलो आटा और 34 रुपये किलो चावल का उपलब्ध कराया जा रहा है। आटा और चावल खुदरा विक्रेताओं के स्टोर और मोबाइल वैन पर होंगे उपलब्ध। भारत आटा और भारत चावल केंद्रीय भंडार, नेफेड और NCCF और ई-कॉमर्स बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के स्टोर और मोबाइल वैन पर उपलब्ध होंगे। दूसरे चरण के दौरान भारत ब्रांड आटा और चावल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के थैलों में बेचे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का निजी संपत्ति अधिग्रहण पर फैसला, हर निजी संपत्ति नहीं ले सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा निजी संपत्ति अधिग्रहण पर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल क्या सरकार को निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर उसका दोबारा वितरण करने का अधिकार है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच 8:1 के बहुमत से कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति कहकर अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति की स्थिति, सार्वजनिक हित में उसकी जरूरत और उसकी कमी जैसे सवालों पर विचार जरूरी है। निजी स्वामित्व को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कृष्ण अय्यर के पिछले फैसले को बहुमत से खारिज कर दिया, जिसमें सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जा सकता। भले ही राज्य उन संसाधनों का दावा कर सकता है जो सामग्री हैं और उन्हें और समुदाय द्वारा सार्वजनिक भलाई के लिए हैं। सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं। कोर्ट ने कहा कि 42वें संशोधन की धारा 4 का उद्देश्य अनुच्छेद 39B को निरस्त करना और उसी समय प्रतिस्थापित करना था। सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं हो सकते। हालांकि कुछ संपत्ति भौतिक संसाधन हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि 1960 और 70 के दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था, लेकिन 1990 के दशक से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था से दूर है, बल्कि इसका उद्देश्य विकासशील देश की उभरती चुनौतियों का सामना करना है। पिछले 30 सालों में गतिशील आर्थिक नीति अपनाने से भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। IFFI के 55वें संस्करण में एक नई पुरस्कार श्रेणी जोड़ी गई। 5 उत्कृष्ट नवोदित फिल्में शामिल। देश में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में एक नई पुरस्कार श्रेणी जोड़ी गई है। इस श्रेणी का नाम भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से चुनी गई 5 उत्कृष्ट नवोदित फिल्में शामिल होंगी। ये फिल्में नए दृष्टिकोण, विविध कहानी कहने की शैली और अनोखी सिनेमाई शैलियों का उजागर करेंगी। आपको बता दें कि IFFI का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में होगा और इस श्रेणी के लिए अपने आधिकारिक चयन की घोषणा कर दी गई है। ये फिल्में इस प्रकार हैं: फिल्म बूंग, निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी, भाषा मणिपुरी। फिल्म घारात गणपति, निर्देशक नवज्योत बांदीवाडेकर, भाषा मराठी। मिक्का बाणा हक्की, एक अलग पंख वाला पक्षी, निर्देशक कौन है? मनोहर के, भाषा कन्नड़। राजाकर हैदराबाद का मूक, नरसंहार, निर्देशक यथा सत्यनारायण, भाषा तेलुगु। 5वां थनुप द कोल्ड, निर्देशक रागेश नारायण, भाषा मलयालम। गौरतलब हो गोवा में आयोजित होने वाले 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान एक विशेष जूरी द्वारा इन चयनित फिल्मों का मूल्यांकन किया जाएगा। 28 नवंबर 2024 को समापन समारोह में भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारत के फिल्म और कला जगत के प्रतिष्ठित पेशेवरों से बनी प्रीव्यू कमेटी ने 117 योग्य प्रविष्टियों में से इन 5 फिल्मों का चयन किया है। ठीक है, और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।